Hello everyone, my name is Shiba Khan. Welcome back to my channel Net Prep with Shiba Khan. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करने वाली हूँ. प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें बिकॉज आई एम डेडली श्योर कि आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये वीडियो से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में नेट की प्रेपरेशन या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ उन बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगी जिन बुक्स की हेल्प से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. चलिए, पहला जो सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस. इन दोनों बुक्स के लिए मैंने जिस ऑथर की बुक स्टडी की थी वो थी फ्रांसिस चेरुनिलम. ये हिमालयन पब्लिशन की बुक है और ये बुक इस बुक ने मेरे इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. अब आप ये सोच रहे होंगे कि नेट की प्रिपरेशन के लिए हम इतनी मोटी मोटी बुक्स क्यों पढ़ें, क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, क्यों इतना टाइम कंज्यूम करें, हम कोई शॉर्टकट क्यों नहीं अपना लेते. यस, दिस इज कॉमन. ये बहुत कॉमन चीज़ है जो बच्चे आजकल सोचते हैं कि हम कोई शॉर्टकट स्ट्रैटेजी अपना कर इस एग्ज़ाम को या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर लें. बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नेट की जो प्रेपरेशन है वो स्लो एंड स्टेडी है. आप इस एग्जाम को तभी क्लियर कर पाओगे जब आप अपने छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्रिस्टल क्लियर करोगे. और मैं आपको एक बात अश्योर करती हूँ, श्योरिटी से बोलती हूँ कि अच्छे जो कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में, जिस भी टॉपिक का कोई भी अगर डाउट है तो वो डाउट हमेशा अच्छे बुक्स रीड करने से होता है. जब आप अच्छा मटेरियल स्टडी करोगे, अच्छे ऑथर्स का मटेरियल स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे. तो पहले मैं इसकी सारी बुक्स के जो ऑथर्स नेम है वो आपके साथ डिस्कस कर लूं. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये बुक्स आपने कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है. तो पहला, आप इस पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. पहली जो मैंने सब्जेक्ट बताया आपको बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मैंने इस ऑथर की बुक को स्टडी किया. दूसरा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग. इसकी बहुत ही फेमस बुक है के एल नारंग की. बहुत ही थोड़ी सी मोटी बुक आती है ये, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रही हूं जब आप इस बुक का हर एक चैप्टर बहुत ही ध्यान से, बहुत ही फोकस करके आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप रीड करोगे, समझोगे, तो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कमांड हो जाएगी. बिकॉज इसमें हर एक चीज बहुत डिटेल्ड तरीके से दी हुई है. दूसरा आपका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग. ऑडिटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो यूजीसी ने अभी कुछ साल पहले ही इसको इंट्रोड्यूस किया है. ये फ्रेश टॉपिक है तो इस पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है. ऑडिटिंग बेसिकली आपने टैक्समैन की जो बुक्स आती हैं जो लॉ से रिलेटेड होंगी, जो सीएस वाले यूज़ करते हैं, आपने उसके लिए ये वाले ऑथर की या फिर ये वाले पब्लिशर की बुक यूज़ करनी है. सी, मैं ये नहीं कह रही हूं आपको कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए यही ऑथर की बुक यूज़ करनी है. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूं कि मैंने जब इन बुक्स को स्टडी किया, बिकॉज मुझे भी ये रिकमेंडेशन मेरे सीनियर्स ने दी थी. मेरे जो सीनियर्स प्रोफेसर्स हैं उन्होंने मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि आप सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. और हर एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छे ऑथर की बुक स्टडी करनी पड़ेगी. तो बीइंग एन एस्पिरेंट मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करूं. चलिए, थर्ड सब्जेक्ट में चलते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स की अब तक की सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगी है वो है टी.आर. जैन. चाहे आप मास्टर्स में ले लो, चाहे आप ग्रेजुएशन में ले लो, चाहे आप स्कूल लेवल 11th-12th वाली इकोनॉमिक्स ले लो, हर लेवल की इकोनॉमिक्स के लिए टी.आर. जैन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल बुक आई हैव एवर रेड.
फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस आपकी भी हेल्प कर सके। फोर्थ सब्जेक्ट जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, बिजनेस फाइनेंस। इसकी मैं आपको एक नहीं बल्कि दो बुक्स रेकमेंड करना चाहूंगी। वो इस वजह से क्योंकि आई.एम. पांडे जो कि बहुत फेमस ऑथर की बुक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल आपको लग सकती है, इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है। तो बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप M.Y. खान के साथ जाएं। अब आप पहले M.Y. खान को पढ़ें और फिर अब सिंपल उसमें, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ दी हुई है, टेक्निकल लैंग्वेज उसमें यूज़ नहीं की गई है। तो जब आप M.Y. खान को पढ़ लोगे तो आपको I.M. पांडे की लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो जो तो एडवांस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं वो I.M. पांडे के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं वो M.Y. खान के साथ, उनको M.Y. खान के साथ जाना चाहिए, बिकॉज वो सिंपल लैंग्वेज में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगी। नेक्स्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। देखिए, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वो सारे ऑथर्स में, सारे ऑथर्स की बुक्स में आपको सेम मिलेगा, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। मीन मॉड एंड मीडियन में कभी कोई चेंज ना आया है ना आएगा। पिछले 15 सालों से हम जो मीन मॉड मीडियन पढ़ रहे हैं, आज भी वो सारे फीचर्स, उसके सारे फॉर्मूलेज सेम ही हैं। तो वैसे तो आप S.C. गुप्ता को फॉलो कर सकते हो, बट एज सच कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आप स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉलो करोगे। जो ग्रेजुएशन में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते आ रहे हो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, वो बुक ही आपके लिए सफिशिएंट होगी। नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके लिए भी मैं आपको एक नहीं बल्कि दो बुक्स रेकमेंड करूंगी। पहली है, वन ऑफ द फेमस बुक इज C.R. कोठारी। दूसरी बुक है राजकुमार सिंह। अब C.R. कोठारी अगेन थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप रिसर्च का R भी नहीं जानते, तो आप राजकुमार सिंह के साथ जा सकते हैं, बिकॉज C.R. कोठारी थोड़ी सी एडवांस्ड लैंग्वेज में लिखी गई है। तो पहले आपको रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई बुक को रेफर करना चाहिए, उसके बाद आप एडवांस्ड लेवल पे जाइए। नेक्स्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट। L.M. प्रसाद, मैं आपको बता रही हूं, इस बुक ने मेरा इतना ज्यादा हेल्प की है, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। बिजनेस मैनेजमेंट हमने टुकड़ों में पढ़ा होता है, लेकिन इस बुक में A to Z हर चीज कैटेगरी वाइज स्टेप बाय स्टेप दी हुई है, तो आपको पता चलेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस मैनेजमेंट के A to Z ये बुक जरूर क्लियर करेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप अश्वत्थापा यूज कर सकते हैं। अश्वत्थापा भी एक बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये लिखी गई है। कोई भी बिगिनर, कोई भी इंटरमीडिएट, कोई भी एडवांस लेवल का बच्चा इस बुक को इजीली रीड कर सकता है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग की तो सबसे फेमस बुक जो हर पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को भी इस ऑथर का नाम पता होगा, बाय फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर अगेन थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आप अगर बिगिनर हैं तो आप टैक्समैन की मार्केटिंग के साथ जा सकते हैं। आप पहले इजी लैंग्वेज में मार्केटिंग को पढ़ें, फिर आप जो एडवांस लैंग्वेज में लिखी गई है फिलिप कॉटलर की बुक, थोड़ी सी मुझे टेक्निकल लगती है अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आपके लिए टेक्निकल ना हो तो, बट यस ये बुक इतनी अच्छी है कि आपको मार्केटिंग का A to Z समझ आ जाएगा। क्या जोन्स है मार्केटिंग के, मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, सेगमेंटेशन क्या है, टारगेटिंग क्या है, पोजीशनिंग क्या है जिसको हम STP बोलते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा न्यू टर्म्स भी इसमें पढ़ने को मिलेंगी जो आपको अपनी रूटीन बुक्स में, मान लीजिए अगर आप PU से हैं, आप HPU से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो हर यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज की बुक्स पब्लिश करती है। तो उन बुक्स के अलावा ये बुक्स पढ़ने का फायदा ये है बच्चे कि आपको बहुत सारी नई चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं।
लास्ट है आपका इनकम टैक्स। अगेन मैं टैक्समैन ही मैंने यूज़ किया है, और मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूंगी कि आप टैक्समैन की ही इनकम टैक्स वाली बुक को पढ़ें, स्टडी करें। चलिए, ये तो मैंने 9 यूनिट्स आपके साथ शेयर करी हैं। वैसे तो आप ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को कंपाइल करके मैंने 9 यूनिट्स में डिवाइड किया है और आपके साथ शेयर किया है कि मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन जो यूनिट्स हैं, उसकी कौन सी बुक को आपको रेफर करना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे मैं टॉपिक पे आऊंगी कि आपने ये बुक्स पढ़नी क्यों है और कब पढ़नी है। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में इतना सीरियस नहीं होते हैं। हम ऊपर ऊपर से पढ़ाई करते हैं, अच्छी बुक्स होने के बावजूद भी हम उनको नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। बीकॉम किया आपने, एमकॉम किया, उसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो नेट की प्रिपरेशन के लिए। 1 या 2 या 3 साल आपने नेट की प्रिपरेशन के लिए दिया, उसके बाद कहीं जाके आप अपना नेट का एग्जाम क्लियर करते हो। जबकि मैं आपको असली प्रैक्टिस बताती हूं कि एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक नेट एस्पिरेंट हैं। आप फ्रॉम योर ग्रेजुएशन और फ्रॉम योर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट फ्रॉम देयर, आप अच्छी ऑथर्स की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, इसमें से ज़्यादातर जो ऑथर्स हैं वो इंटरनेशनल ऑथर्स हैं। क्या चलिए इंटरनेशनल ऑथर्स नहीं भी हैं, जब आप इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है वो और ज़्यादा ब्रॉडन अप होगा, आपका होराइजन इंक्रीज होगा। नेट का सिलेबस आप ऑलरेडी बीकॉम एमकॉम में पढ़ लेते हो, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, आप डीपली नहीं पढ़ पाते। लेकिन बच्चे, आप अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, उसको एमकॉम में ही सेट कर लीजिए और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास ऑफ एमकॉम आप अपनी नेट की प्रिपरेशन तैयारी शुरू कीजिए। मैं आपको श्योरिटी से कह रही हूं कि अगर आप अपने मास्टर्स में इन बुक्स को यूज करते हैं, इन बुक्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको एमकॉम से निकलते ही आपका नेट क्लियर हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट यूजिंग दिस बुक्स। ये बुक्स नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको यही वाली बुक्स पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरे लिए जिन बुक्स ने हेल्प किया था वो ये बुक्स थी। हो सकता है आपके लिए कोई और बुक हो, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बिकॉज जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा होराइजन आपका इंक्रीज होगा ना। तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुछ बच्चे कोचिंग की हेल्प लेते हैं फॉर नेट प्रिपरेशन, और मैं कोचिंग के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैंने खुद कोचिंग ली थी जब मैंने अपने नेट का एग्जाम क्लियर किया था। बट बच्चे, कोचिंग जो है डेफिनेटली हमारी हेल्प करती है, लेकिन वो हमारी हेल्प तब करती है जब हम अपनी हेल्प खुद करते हैं। मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी ये बात बोली थी कि 70 to 80% और यू कैन से 60 to 70% तैयारी हमें खुद करके जानी होती है। कोचिंग्स हमें सिर्फ 10 to 20% ब्रश अप करती हैं, वो सिर्फ हमें और ज़्यादा रिफाइन करती हैं। वो हमें A to Z नहीं पढ़ाती, A to X हमें खुद पढ़ के जाना होता है, वो लास्ट का Y और Z हमें स्टडी करवाती हैं। तो बच्चे, मैंने ये बुक्स को आपके साथ शेयर किया है कि एमकॉम के पहले दिन से आप इन बुक्स से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूं कि एमकॉम खत्म करते ही, जब आप नेट का एग्जाम दोगे, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। नाउ, जितनी ज्यादा बुक्स आप पढ़ते हो उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी आती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जब हम कॉलेज से ही, अपने मास्टर्स से ही इन बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो एट द एंड हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि हम नेट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता नेट की प्रिपरेशन के लिए, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एमकॉम करने के बाद वो कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं,
पूरा, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोचिंग्स उन्हें A to Z पढ़ाए। नो डाउट कोचिंग्स आर वेरी वेरी यूजफुल, लेकिन मैंने आपको बताया कोचिंग आपकी मदद तब करेगा जब आप अपनी मदद पहले खुद करके जाओगे। इसलिए आपको 70% तैयारी खुद करके जानी है, फिर आप कोचिंग की हेल्प लीजिए, एंड आई अश्योर यू कि आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर दोगे। सी, कोचिंग्स के का फायदा क्या होता है कि कोचिंग्स को असल स्ट्रैटेजी पता होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने की। वो स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता होगी, यस आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद फ्रेम कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रैटेजी होगी एग्जाम क्लियर करने की वो कोचिंग्स को पता होती है। वो क्यों पता होती है? क्योंकि वो इतने सालों से एग्जाम्स की तैयारी करा रहे होते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो उनको एक आइडिया नहीं, उनको श्योरिटी हो जाती है कि यस ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, हमने बच्चों को इस तरीके से तैयारी करवानी है। तो नो डाउट कोचिंग्स आर एब्सोल्युटली हेल्पफुल, लेकिन फिर से मैं ये कह रही हूं कि कोचिंग तभी हेल्प करेंगी आपको जब आप अपनी हेल्प खुद करोगे। लास्ट में मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगी, मुझे बस ये आपको बताना है कि हमारा मकसद सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं होगा, और ना चाहिए। हमारा मकसद 90% बच्चों का सिर्फ ये एम रहता है कि आपको नेट का या फिर कि कोई सा भी एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप ये अपना गोल बनाते हो तो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप सीखना छोड़ देते हो, आप एग्जाम क्लियर करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हो। उससे क्या होता है, हम सीखना छोड़ देते हैं। इसलिए आपको सिर्फ आपका मोटिव या फिर आपका ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट में कमांड करनी है। ऐसी कमांड जो ना सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए आए, बल्कि किसी भी फील्ड में आप चले जाएं या कहीं भी कोई भी स्टूडेंट आपके सामने आ जाए और आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको, क्योंकि आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर थे। तो आपका एग्जाम चाहे क्लियर हो या ना हो, या आपका एग्जाम क्लियर करना आपका मोटिव हो या ना हो, बट बच्चे आपको हमेशा अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़नी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मेरी इस वीडियो की हेल्प से, और यस ये वीडियो वैसे तो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए थी, लेकिन मैं आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये सजेशन दूंगी कि जब भी आप अपनी मास्टर्स करें, अपनी ग्रेजुएशन करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और एग्जाम की तैयारी करना शुरू करें। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी। और उस स्ट्रैटेजी के साथ आपको कंसिस्टेंस रहना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, की टू सक्सेस। आपको कोई चीज रोज करनी है, आपको रोज पढ़ना है, चाहे आप 2 आवर्स के लिए पढ़ें। तो बच्चे, विद दिस आई एंड दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज नेट प्रेप विद शीबा खान। That's all for today. Thank you and have a very good day.